Hello students, a very warm welcome. Today in this video, we will come to know about the years of depression. In our previous videos, we saw how the political radicalism took place in Germany and how economic crisis was the biggest problem there. कैसे ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद ग्रेजुअली जर्मनी की कंडीशन पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली दोनों ही तरह से कमजोर होती चली गई. वीमर रिपब्लिक जो कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी को मौका मिला था जर्मनी में कि वो कुछ कर पाती, लेकिन वो उलझ गई स्पार्टासिस्ट लीग के साथ, क्योंकि स्पार्टासिस्ट लीग जो है वो वीएमआर रिपब्लिक के अपोजिट में थे. वो कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करना चाहते थे, वो कम्युनिस्ट को लाना चाहते थे जर्मनी में. दे डिड नॉट सपोर्ट डेमोक्रेसी. रिजल्ट क्या हुआ? जर्मनी की प्रॉब्लम्स कम होने की बजाय ग्रेजुअली बढ़ती ही जा रही थी. फिर हमने देखा कैसे यूएसए ने सिंपैथी दिखाई जर्मनी के प्रति, डायस प्लान इंट्रोड्यूस हुआ और जर्मनी का जो जर्मनी ने 1923 में वॉर रिप्रेशन को देने से मना कर दिया था, वॉर इंडेमनिटी को पे करने से मना कर दिया था और एक पैसिव रिटेलिएशन के तहत जर्मन करेंसी लार्ज स्केल में प्रिंट होने लग गई थी. उसका क्या रिजल्ट हुआ वो भी हमने देखा कि कैसे जो जर्मन करेंसी थी, जर्मन मार्क्स थे, उनकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रही थी और उन्होंने किस चीज को जन्म दिया? हाइपर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स ऐसी महंगाई जो हमारे कंट्रोल में ना हो, आवश्यकता से ज्यादा महंगा होना चीजों का. ये स्थिति हमने देखी. अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि डिप्रेशन क्या है, द ईयर ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है और क्यों ये ईयर्स ऑफ डिप्रेशन एग्जिस्टेंस में आया, जबकि जर्मनी की हेल्प तो करनी शुरू कर दी थी अमेरिका ने. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक टुडे. द ईयर ऑफ डिप्रेशन. पहले हम ये समझते हैं कि ये डिप्रेशन का मतलब क्या है, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट में जो वर्ड्स की मीनिंग होती है वो डिफरेंट हो जाती है. कुछ लोग कहते हैं कि कोई डिप्रेशन में है, इट मीन्स वो मेंटली थोड़ा फिट नहीं है, उसे कुछ प्रॉब्लम है. ज्योग्राफी में डिप्रेशन का मतलब आप समझते हो जो थोड़ी गहराई वाली जगह है. यहां हमें पढ़ना है इकोनॉमिक डिप्रेशन. ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आखिर होता क्या है? तो चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें या फिर जैसे मैंने भी मेडिकल साइंस में जैसे कहा कि साइकोलॉजिकली लोग जैसे बात करते हैं कि कोई डिप्रेशन में है, या फिर हम यहाँ इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करें, अगर हम क्रक्स ऑफ दिस वर्ड लें तो उसका मीनिंग यही होता है डाउनफॉल, गिरावट आना. अमेरिका ने जो जर्मनी को हेल्प करना शुरू किया था, उसको एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना शुरू किया था. नो डाउट जर्मनी के इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी मिली फ्रॉम 1924 टू 1928, क्योंकि 1923 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया कि वो वॉर इंडेमनिटी को पे नहीं कर सकता, उसका फाइनेंशियल कंडीशन उसे अलाउ नहीं कर रहा. और बदले में फ्रांस ने क्या किया था ये भी हमने पढ़ा. रुhr का जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको अपने कब्जे में ले लिया था. और फिर अमेरिका ने मदद की जर्मनी की, ये भी हम देखें. और अमेरिका की मदद के बाद से स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई जर्मनी में. लेकिन इसके लिए एक लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में कि इट वॉज बिल्ट ऑन सैंड. और बेटा हम सब जानते हैं
कि रेत पर बनी हुई इमारत बहुत दिनों तक नहीं टिक पाती, और कुछ ऐसा ही हुआ जर्मनी के साथ भी। ये स्टेबिलिटी तो आई, लेकिन ये सैंड पर बनी हुई थी, इट मीन्स ये परमानेंट नहीं थी। ये इट इज अ वे ऑफ राइटिंग, इट वॉज बिल्ट ऑन सैंड, और ये लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो क्यों कहा गया इसको कि इट वॉज बिल्ट ऑन सैंड? ये तो हम समझ लिए कि बालों पर बनी हुई इमारत नहीं टिक सकती, लेकिन जर्मनी की इकोनॉमी के लिए ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि जर्मनी को तो अमेरिका से मदद मिलने लगी थी। तो अब आप ये बताओ कि जो आपकी मदद कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आपका फ्रेंड है वो आपकी हेल्प कर रहा है, वो किस सिचुएशन में आपकी हेल्प कर पाएगा? जब वो खुद सेल्फ सफिशिएंट होगा तो ही। हाँ, आपका जवाब है यस। तो मैं भी यही कहना चाह रही हूं कि अमेरिका ने मदद की फ्रॉम 24 to 28, नो डाउट, लेकिन अब ये मदद अमेरिका की तरफ से बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका खुद अब इस कंडीशन में नहीं था कि वो जर्मनी की हेल्प कर पाता। आखिर ऐसा क्या हो गया अमेरिका में कि अमेरिका की कंडीशन खराब हो गई? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। अब यहां इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो यही है कि अमेरिका में ये कंडीशन कैसे आई और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या होता है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है इसे हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट हम इसे कह सकते हैं है। अब आप सोच रहे होंगे ये शेयर मार्केट क्या होता है? सुना तो आपने होगा ही, बहुत सारे एड्स में भी देता रहता है, ठीक है, कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए, वो पॉलिसी, और फिर धीरे से हल्का सा बहुत तेजी से वो लोग बता देते हैं कि ये सारे जो मतलब पॉलिसीज हैं, ये शेयर बाजार जो है वो खतरे के अधीन है। ऐसा आपने निश्चित सुना होगा, ठीक है। तो ये शेयर मार्केट क्या होता है? इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसे एक कंपनी शुरू करनी है, और उस कंपनी को शुरू करने के लिए एग्जाम्पल बता रही हूं बस, ठीक है, 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक, लेकिन उसके पास ये 10 लाख रुपए नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो पैसा, दो तरीका होगा उसके पास, या तो वो कुछ गलत काम करे इतना बड़ा अमाउंट अरेंज करने के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है, वो अच्छा इंसान है, वो ऐसा गलत काम नहीं करेगा। दूसरा क्या होगा कि वो उधार ले ले। तो उधार ले ले या किसी से ले ले, इतना बड़ा अमाउंट तो उसे कोई देगा नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जितने पैसे उसके पास हैं वो अपने, वो उसे लगाएगा, और उसके साथ ही उस कंपनी का वो शेयर ला देगा मार्केट में। उस शेयर की कीमत 10 रुपए से 1000 रुपए तक की भी हो सकती है, और वो शेयर जो है उन लोगों को बेचेगा। मतलब कहने का कि दूसरे लोग उस शेयर को खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो क्या करना होगा? उन्हें पैसा देना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर 100 रुपए का है, एक व्यक्ति ने 100 रुपए दे दिया, उसे एक शेयर मिल गया। दूसरे ने ज्यादा महंगा वाला शेयर खरीदा, उसने 5000 का शेयर खरीदा, उसने 5000 रुपए उस व्यक्ति को दे दिया, और ऐसा करके उस व्यक्ति ने 10 लाख रुपए पूरा इकट्ठा कर लिया। अब इस 10 लाख से उसने बिजनेस शुरू किया, और इस बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा इन शेयर होल्डर्स को भी वो देगा। तो इसे कहते हैं कि शेयर मार्केट में उछाल आ रहा है, मतलब उस कंपनी के शेयर्स के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, तो लोग जो है उसमें पैसा लगाते हैं। लेकिन ये रिस्क का है काम, कभी कभी बहुत उछाल आता है, लेकिन कभी कभी डाउनफॉल भी हो जाता है। और जब डाउनफॉल हो जाएगा तो जो शेयर आपने 100 रुपए में खरीदा था, हो सकता है उसकी आज कीमत 80 रुपए हो जाए, क्योंकि डाउनफॉल हो गया। और फिर अगले दिन अगर शेयर मार्केट राइज करता है तो जो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा था उसकी कीमत 500 रुपए हो जाए। तो ये
और देश की जो इकोनॉमी होती है उसका शेयर मार्केट के अप एंड डाउन पर बहुत इफेक्ट होता है। हम किसी भी देश के शेयर मार्केट से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की इकोनॉमी कितनी स्टेबल चल रही है, और यही स्टेबिलिटी जो है वो अमेरिका में खत्म हो गई। कब खत्म हुई? 1929 में। जो वहां का दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है वो कोलैप्स कर गया, वो क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया? क्योंकि जर्मनी में फाइनेंशियल क्राइसिस तो चली रही थी, अमेरिका की मदद से थोड़ा बहुत जर्मनी ओवरकम करने की कोशिश में लगा था, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद करीब करीब पूरी दुनिया में ही आर्थिक मंदी की स्थिति थी। जो सोल्जर्स आए थे वॉर के बाद वो जॉबलेस हो गए थे, उनके पास कोई काम नहीं था, और लड़ाई के दौरान बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर दिया गया था एज अ वॉर सोल्जर। तो ये जो कंडीशन थी इससे कम या ज्यादा, लेकिन करीब करीब पूरी दुनिया और यूरोप तो बहुत ज्यादा ही प्रभावित था। और ये चीज अमेरिका में भी देखने को मिली। लोगों को लगा कि अगर उनके पैसे डूब गए तो, क्योंकि जर्मनी की स्थिति ऑलरेडी खराब है, अमेरिका उनकी मदद कर रहा है, जर्मनी इस जो शॉर्ट टर्म लोन अमेरिका दे रहा है उनको, जर्मनी उसकी भरपाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बहुत सारे सवालों के साथ लोग जो थे उन्होंने फाइनल क्या डिसाइड किया कि उन्होंने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। शेयर खरीदेंगे तो पैसा जाएगा कहाँ? एक्सचेंज शेयर मार्केट में, ठीक है, जो एक्सचेंज स्टॉक है उसमें। लेकिन अब उल्टा हो गया, लोगों ने शेयर्स खरीदने की बजाय शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। और अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक सिंगल डे 24 अक्टूबर पर 13 मिलियन शेयर्स जो हैं वो बेच दिए गए थे। 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड जस्ट ऑन वन डे। अब आप सिंपल मैथ्स लगा लो यहां पर कि अगर एक शेयर का दाम सिर्फ 10 रुपए भी होता है तो आप सोचो कि कितना पैसा शेयर मार्केट से लोगों ने वापस ले लिया। ऐसी सिचुएशन में जो यूएसए की इकोनॉमी थी वो 50% पर आ गई। 50% का डाउनफॉल हुआ। नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाई हाफ। जो इतना बड़ा सा इकोनॉमिक दिख रही थी अमेरिका की, वो श्रिंक करके छोटी सी हो गई। और ऐसी स्थिति में जब खुद अमेरिका क्राइसिस में आ गया तो क्या उसके लिए पॉसिबल था जर्मनी की हेल्प को कंटिन्यू बनाए रखना? नहीं। और यही हुआ, अमेरिका भी इस डिप्रेशन का शिकार हुआ और उसने जर्मनी को दिए जाने वाले फाइनेंशियल सपोर्ट पर रोक लगा दी। जर्मनी ऑलरेडी क्राइसिस में था, कुछ समय से अमेरिकन हेल्प की वजह से वो रिकवर करने की कोशिश में था, लेकिन अब उसकी स्थिति पहले से और ज्यादा खराब हो गई। और ये इफेक्ट केवल जर्मनी पर ही नहीं, पूरी दुनिया में देखने को मिला। क्या था वो इफेक्ट? जर्मनी पर स्पेशली हम फोकस करेंगे कि अमेरिका की जो ये हेल्प बंद हुई उसका जर्मनी की इकोनॉमी पे क्या असर हुआ, इसको हम स्पेशली अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये शेयर मार्केट और एक्सचेंज स्टॉक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।